25 जून 2025, एक तारीख जो मध्य पूर्व के समीकरणों को बदलने की क्षमता रखती है। इस दिन भू राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है और दुनिया की निगाहें दो शक्तिशाली देशों पर टिकी हैं। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। एक ऐसा टकराव जो दशकों से चला आ रहा है और जिसके परिणाम पूरे क्षेत्र और उससे आगे तक महसूस किए जा रहे हैं। ये सिर्फ देश नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक हैं। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो मध्य पूर्व के भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ईरान एक विशाल इस्लामी गणराज्य जो अपनी क्रांति के आदर्शों को फैलाने और क्षेत्रीय नेतृत्व स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसकी जड़ें फारसी सभ्यता में हैं। एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत जो ईरानी पहचान का अभिन्न अंग है। उसकी ताकत उसकी बड़ी आबादी, भूभाग और तेल के भंडार में है। ये संसाधन ईरान को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और शिया प्रभाव के लिए जाना जाता है। ईरान शिया समुदायों का समर्थन करता है और क्षेत्रीय गठबंधनों को बढ़ावा देता है जो पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देते हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश जो अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। छोटा लेकिन तकनीकी और सैन्य रूप से बेहद मजबूत, इजराइल ने अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार विकसित किया है और एक दुर्जेय सैन्य शक्ति बन गया है। उसकी सुरक्षा, नवाचार और अमेरिका से गहरे संबंध उसकी असली ताकत हैं। अमेरिका का समर्थन इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है। दोनों के बीच तनाव नया नहीं, लेकिन हाल के वर्षों में यह बेहद खतरनाक हो गया है। दोनों देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी गहरी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए अस्तित्व का संकट है, क्योंकि इजराइल इसे अपने लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखता है, जबकि ईरान इजराइल को अमेरिका का एजेंट मानता है जो क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देश सीधे युद्ध से बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसके विनाशकारी परिणाम होंगे, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के जरिए एक दूसरे को कमजोर करते रहते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलती है। सीरिया एक ऐसा देश जो गृहयुद्ध से तबाह हो चुका है और जहां ईरान और इजराइल दोनों अपने प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ जो ईरान का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और इजराइल के लिए एक निरंतर खतरा है। यमन और इराक में जहां दोनों देश विभिन्न गुटों का समर्थन करते हैं और क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ावा देते हैं। यह सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि प्रभाव, सम्मान और भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई है। ये एक जटिल भू राजनीतिक खेल है जिसमें दांव बहुत ऊंचे हैं। इस वीडियो में हम दोनों देशों की सैन्य, आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक ताकत का तटस्थ विश्लेषण करेंगे ताकि उनके बीच शक्ति संतुलन को समझा जा सके, ताकि आप समझ सकें इस शतरंज की बिसात पर कौन सा मोहरा कहां खड़ा है और इस जटिल संघर्ष के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। सैन्य ताकत की बात करें तो जमीन पर किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है? यह एक जटिल सवाल है जिसके कई पहलू हैं। ईरान के पास 6 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं जो उसे मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक बनाते हैं। साथ ही IRGC जैसी ताकतवर फौज और लाखों रिजर्व सैनिक हैं जो जरूरत पड़ने पर तुरंत मोर्चा संभाल सकते हैं। यह ईरान को एक महत्वपूर्ण सैन्य गहराई प्रदान करता है। ईरान की सेना पारंपरिक रूप से और गुरिल्ला युद्ध दोनों के लिए तैयार है, जिससे वह विषम परिस्थितियों में भी मुकाबला कर सकती है, जिससे वह लंबी लड़ाई लड़ सकता है। ईरान की यह क्षमता उसे क्षेत्रीय संघर्षों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं जो तकनीकी रूप से उन्नत और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, लेकिन 4,65,000 प्रशिक्षित रिजर्व सैनिक भी हैं जो 48 घंटे में तैयार हो सकते हैं। यह त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ है। इजराइल की सेना संख्या में कम जरूर है, लेकिन प्रशिक्षण, तकनीक और अनुभव में दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में गिनी जाती है। इजरायली सेना की यह गुणवत्ता उसे अपने संख्यात्मक नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। हथियारों में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल जखीरा और एडवांस्ड ड्रोन है जो उसे लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन पारंपरिक हथियार पुराने हैं। ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।
इजराइल के पास अमेरिका से मिले अत्याधुनिक हथियार, F-35 लड़ाकू विमान, मर्कवा टैंक और परमाणु सक्षम पनडुब्बियां हैं। यह उसे एक शक्तिशाली और बहुमुखी सैन्य बल बनाता है। इजराइल की रणनीति सर्जिकल स्ट्राइक्स और तकनीकी बढ़त पर आधारित है, जिसका लक्ष्य है कम नुकसान में ज्यादा चोट पहुंचाना और दुश्मन को तेजी से हराना। परमाणु क्षमता इस क्षेत्र का सबसे विवादास्पद पहलू है। इजराइल को अघोषित परमाणु शक्ति माना जाता है। 80 से 400 परमाणु बम होने का अनुमान। यह अस्पष्टता दुश्मनों को बड़े हमले से रोकती है। ईरान दशकों से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। दावा है कि यह शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देशों को शक है कि वह बम बनाना चाहता है। हाल के हमलों के बावजूद ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे के कुछ हिस्से बचे हैं, जिससे उसकी क्षमता बनी हुई है। इजराइल की मिसाइल डिफेंस, आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग एरो सिस्टम उसे मिसाइल हमलों से बचाती है। ईरान के पास भी S-300 और बावर 373 जैसी प्रणालियां हैं, लेकिन वे इजराइल जितनी उन्नत नहीं। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने के लिए वैज्ञानिकों की लक्षित हत्याएं भी की हैं। आज के दौर में युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। जमीन और आसमान के साथ साथ अब युद्ध साइबर स्पेस में भी लड़ा जाता है। ये एक ऐसा मैदान है जहां अदृश्य सैनिक कीबोर्ड और कोड के साथ एलडे हैं, और इस डिजिटल युद्ध में इजराइल एक सुपर पावर के रूप में उभरा है। साइबर सुरक्षा में उनकी विशेषज्ञता जग जाहिर है। इजराइल की मोसाद और यूनिट 8200 जैसी खुफिया एजेंसियां दुनिया की सबसे बेहतरीन साइबर इकाइयां हैं, जो अपनी तकनीकी कुशलता और रणनीतिक सोच के लिए जानी जाती है। ये इकाइयां दुश्मन के नेटवर्क में सेंध लगाने और उनके बुनियादी ढांचे को ठप करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। उनकी क्षमताएं उन्हें किसी भी विरोधी के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं। 2010 में ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र पर हुआ स्टक्सनेट वायरस हमला इसी का एक बड़ा उदाहरण है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इजराइल की साइबर क्षमता उसे बिना किसी पारंपरिक युद्ध लड़े भी दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत देती है। ये एक ऐसा हथियार है जो चुपचाप और प्रभावी ढंग से काम करता है। इस खतरे को भांपते हुए ईरान ने भी अपनी साइबर सेना को तेजी से तैयार किया है और इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। ये साइबर सेना लगातार अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पर साइबर हमले करती रही है, जिससे इन देशों की सुरक्षा एजेंसियां हमेशा सतर्क रहती हैं। ईरानी हैकर्स अक्सर बैंकों, सरकारी दफ्तरों और बड़ी बड़ी कंपनियों को निशाना बनाते हैं, जिससे वित्तीय और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जाती है। ईरान साइबर युद्ध को कम खर्च में दुश्मन को परेशान करने का एक असरदार तरीका मानता है और इसे अपनी रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। तकनीक के मामले में ईरान अभी भी इजराइल से थोड़ा पीछे है, लेकिन वह तेजी से इस अंतर को कम करने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन तकनीक में ईरान ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और अब वह खुद ही अपने ड्रोन बनाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर निर्माण और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर के विकास में इजराइल अभी भी ईरान से बहुत आगे है। ताकत का असली आधार राजनीतिक स्थिरता और नेतृत्व है। ईरान में सर्वोच्च नेता के पास असली ताकत है, लेकिन आर्थिक संकट, बेरोजगारी और सामाजिक पाबंदियों के चलते अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है। सरकार विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से दबा देती है, लेकिन यह असंतोष उसकी बाहरी ताकत को कमजोर कर सकता है। इजराइल एक जीवंत लोकतंत्र है, लेकिन हाल के वर्षों में उसकी राजनीति अस्थिर रही है। गठबंधन सरकारें बार बार बदलती हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के आरोपों और गाजा संघर्ष को लेकर दबाव का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा के सवाल पर इजराइल में राष्ट्रीय एकता है। ईरान को परमाणु हथियार से रोकना सबकी प्राथमिकता है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता नीतियों में निरंतरता की कमी ला सकती है, जिससे दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। 2025 की पहली छमाही में तनाव चरम पर इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बड़ा हवाई हमला किया। इजरायली प्रधानमंत्री ने इसे बड़ी सफलता बताया। वहीं ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागीं। यह चेतावनी थी कि वह चुप नहीं बैठेगा। मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध के मुहाने पर था। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्तक्षेप कर युद्ध विराम करवाया। ट्रंप ने इसे शांति की दिशा में अहम कदम बताया, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक यह युद्ध विराम बेहद नाजुक है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे के कुछ हिस्से अब भी सुरक्षित हैं। उसकी क्षमता बनी हुई है,
युद्ध विराम के बावजूद गाजा में हिंसा जारी है, इजरायली सैनिक मारे गए, मानवीय संकट गहरा रहा है। यह दिखाता है कि सतह पर शांति है, लेकिन नीचे तनाव लगातार उबल रहा है। अमेरिका की भूमिका सबसे अहम है। वह इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी और हथियार आपूर्ति करता है। अमेरिका हर साल अरबों डॉलर की मदद देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजरायल का बचाव करता है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए और इजरायल की विवादास्पद नीतियों का समर्थन किया। हालिया तनाव में ट्रंप ने मध्यस्थता की कोशिश की, युद्ध विराम को अपनी कूटनीतिक जीत बताया, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह शांति अस्थायी है। कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। अमेरिका की दोहरी भूमिका, एक तरफ इजरायल का समर्थन, दूसरी तरफ ईरान से बातचीत, स्थिति को और जटिल बनाती है। ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता, जबकि इजरायल को डर है कि अमेरिका शायद जरूरी सख्ती न दिखाए। ताकत का एक बड़ा हिस्सा सहयोगियों के नेटवर्क में छुपा है। ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए सीरिया, हिजबुल्लाह, हूती और अन्य शिया गुटों को समर्थन देता है। ये उसके प्रॉक्सी हैं। इन गुटों के जरिए ईरान इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाता है, लेकिन इस समर्थन से उसे आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है। इजराइल ने हाल के वर्षों में अरब देशों से रिश्ते मजबूत किए। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे देश अब उसके करीब हैं। अब्राहम समझौते के तहत यूएई और बहरीन ने इजराइल से राजनयिक संबंध बनाए। यह क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। यह नया गठबंधन इजराइल को कूटनीतिक बढ़त देता है, लेकिन फिलिस्तीन का मुद्दा अभी भी बाधा है। बदलता समीकरण मध्य पूर्व की राजनीति को नई दिशा दे रहा है। ईरान और इजराइल दोनों बेहद ताकतवर हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां भी हैं। ईरान की ताकत, आबादी, मिसाइलें, प्रॉक्सी नेटवर्क, कमजोरी, अर्थव्यवस्था और आंतरिक असंतोष। इजराइल की ताकत, तकनीक, सेना, अमेरिका से गठबंधन, कमजोरी, छोटा आकार, राजनीतिक अस्थिरता, फिलिस्तीन संघर्ष। यह संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक, वैचारिक और तकनीकी भी है। ईरान क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है, इजराइल तकनीकी बढ़त से जवाब दे सकता है। जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम और फिलिस्तीन का मुद्दा अनसुलझा है, तनाव जारी रहेगा। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कूटनीति और संवाद टकराव और युद्ध पर हावी हो पाते हैं या नहीं।